डॉक्टर मारुति राव मुले जी की लिखी हुई कहानी एक कटोरी दाल, जिसे एनईपी सेकेंड सेम बीकॉम के छात्रों के लिए रखा गया है। प्रस्तुत वीडियो में इस कहानी का सारांश समझाया जा रहा है। कहानी का सारांश। कहानी के आरंभ में लेखक दिल्ली के दरियागंज के इलाके में होने वाली घटना का वर्णन करते हैं। इस इलाके को कुबेरों की नगरी कही जाती है। वहाँ पर करोड़पति बड़े बड़े आलीशान कार में बैठकर निकलते थे। उस मोहल्ले का कारपोरेटर संतोष कुमार मिश्र की कार जा रही थी। उस कार के अंदर उनका कुत्ता घूमने के लिए निकलता और उसे घुमाने के लिए एक नौकर उसके साथ ही कार में बैठा हुआ था। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में कुत्ते का मानवीकरण करते हुए उसके भौंकने का अर्थ भी समझाने का प्रयास किया है। दिल्ली के उस इलाके के लोगों के साथ ही साथ उनके कुत्तों में भी अमीरीपन का घमंड झलक रहा था। वह कुत्ता कार की खिड़की पर अपने दोनों पैर रखते हुए जा रहा था और रास्ते में कार के सामने आने वाले गली के कुत्तों को देखकर भौंकता था। जब उसके साथ रहने वाला नौकर उसे चुप रहने के लिए कहता तो उसी को धमकी देता कि तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो, तुम्हें तो मैं इस नौकरी से निकलवा सकता हूँ। उसी इलाके में दूसरी तरफ सरकारी पार्क के प्राचीर दीवार के सहारे एक झोपड़ी है जो पुराने कपड़ों से बनी है। उस झोपड़ी में रहने वालों के लिए वह महल से कम नहीं है। उस झोपड़ी रूपी महल में 5 सदस्य वास कर रहे थे। उस महल की रानी का नाम ऋतु रानी था और उसके पति का नाम रफ़ीक बादशाह था। उसके 3 लड़के थे। जुड़वा बच्चों का नाम अमर और अकबर था। तीसरे बेटे का नाम आंतोनी था। ऋतु जब 4 साल की थी तो अपनी माँ के साथ गांव से शहर आई थी। काम के तलाश में ऐसे ही शाम बीत गई थी। रास्ता पार करते समय गाड़ी से टकराकर ऋतु की माँ के शरीर का 2 टुकड़े हो गए थे। ऋतु को बचाने के उद्देश्य से उन्होंने उसे रास्ते से बाहर फेंक दिया था। किसी ऑटो वाले की कृपा से वह अस्पताल तो पहुंच गई। उसे होश आने पर माँ को याद करते हुए रोने लगी तो अस्पताल के सेवाकर्मी ने उसे सड़क के किनारे ले आकर छोड़ दिया कि बेटा सीधे जाओ, वही सड़क के किनारे तुम्हारी माँ बैठी है। ऋतु अपनी माँ की तलाश में चलती रही लेकिन कहीं भी उसकी माँ दिखाई नहीं दी। दूसरे दिन रिक्शा वाला ऋतु को देखने के लिए अस्पताल आया लेकिन ऋतु वहाँ नहीं थी। वह रोते हुए उस बच्ची की हालात के बारे में अस्पताल के दूसरे मरीजों से कहने लगा कि उसकी माँ तो मर गई है, बेचारी की कोई नहीं। उसके अंदर सच्ची इंसानियत थी, इसीलिए गली मोहल्ला सब जगह तलाशने लगा, कहीं उसका पता नहीं चला। ऋतु अपनी माँ को ढूंढते हुए गली गली भटकने लगी थी और रो रो कर उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत चुकी थी। वह एक बेकरी के सामने पड़े कचरे के डिब्बे के पास सो जाती थी। जोजफ नाम का एक बूढ़ा भला आदमी उसे वहाँ से उठाकर अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया और उसका पालन पोषण करने लगा। ऋतु 10 साल की हो गई और गली के कुत्तों के साथ दोस्ती बना ली थी। उन्हीं के साथ खेलती थी। एक बार बूढ़ा जोजफ बीमार पड़ गया तो ऋतु काम करने के बारे में सोचकर आसपास के मोहल्ले में घूमने लगी। काम के तलाश में जब ऋतु घरों के सामने से गुजरती तो वही खड़ी होकर पकवान के सुगंध को दिल भर सूंघा करती। जिस घर में दाल को लहसुन का तड़का लगा होता, उस मस्त खुशबू को सूंघ कर ही मन तृप्त कर लेती थी। बहुत जगहों पर ऋतु को नाम तथा उम्र पूछकर भगा दिया जाता था कि छोटे बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता, अपराध है।
8-10 घरों के बाद एक घर के सामने रितु रुक गई। वहाँ का वॉचमैन उसे भिखारी समझकर भगाने लगा तो उस घर के मालिक का बेटा मुन्ना रितु के बारे में वॉचमैन से पूछने लगा कि वह कौन है। बेटे के मानवीय भाव सुनकर जोगा सिंह मन ही मन खुश हो गए। जोगा सिंह उस इलाके के अकेले करोड़पति सरकारी ठेकेदार थे। वे रितु से पूछताछ करने लगे। रितु ने कहा कि उसका नाना, जिसका नाम जोजफ है, वे आजकल बीमार है। अगर नौकरी मिल जाए तो वह उनका देखभाल कर सकती है। जोगा सिंह ने रितु को समझाया कि इस छोटे उम्र में कोई काम पर नहीं रखेगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें ज़रूर काम दूंगा। रितु नाराज होते हुए चली गई। एक रात जोजफ बिना कहे कहीं चला गया, वापस नहीं लौटा। रितु सब जगह ढूंढी लेकिन कहीं उनकी अता पता नहीं मिली। समय के साथ रितु बड़ी होने लगी। अब रितु मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगने लगी थी। वहीं पर रफ़ीक पाशा के साथ मुलाकात हुई। वह भी भीख मांगता था। उन दोनों के बीच प्रेमांकुर हुआ और अब उनके 3 बच्चे थे। इनके बच्चों का नाम अमर, अकबर और एंटोनी था। रफ़ीक भीख मांगकर परिवार का पेट भरता था, लेकिन लकवे और बीमारी के कारण रितु ही सबका देखभाल कर रही थी। आजकल रितु बीमार रहती थी, इसी कारण से उसे झोपड़ी में ही रहना पड़ता था। पैसों के अभाव में इलाज भी नहीं हो पाया। तीनों बच्चे रितु के पास भूख के मारे रोते हुए सट कर बैठे थे। रितु बीमारी के कारण मरियल सी हो गई थी। बच्चों की भूख उससे देखी नहीं गई तो अपने बड़े बेटे अमर से रफ़ीक को भुला कर ले आने के लिए कहती है। अमर उम्र में छोटा होते हुए भी बड़ा समझदार था। वह सीधा मंदिर के पास गया जहाँ पर उसके पिता भीख मांग रहे थे। बेटे को देखते ही रफ़ीक चिंता में पड़ गया। कहीं रितु को कुछ हुआ तो नहीं। वह बेटे को लेकर जल्द से जल्द घर पहुंच गया। मंदिर से मिला हुआ प्रसाद साथ ले आया था। रितु को खाने के लिए दिया तो वह मुंह में डालते ही उसे कड़वा लगने लगा था। प्रसाद खाने से इनकार कर दिया। रितु को बीमारी में पड़कर आज 27वां दिन था। उसे आज अपने जीवन का अंतिम दिन जैसा महसूस होने लगा था। रितु ने अपने पति से एक कटोरी ताज़ी दाल पीने की इच्छा प्रकट की। रफ़ीक अपनी पत्नी की इच्छा को साकार करने के लिए 8-10 घरों में भिक्षा मांगी। सभी घरों में उसे ताज़ी दाल की जगह बासी अन्न ही दे रहे थे। रफ़ीक को आखिरी घर जोगा सिंह का मिला। वहाँ भिक्षा पात्र लेकर गुहार लगाने लगा, माई एक कटोरी दाल देना, मेरी रितु बीमार है, उसे खिलाना है। ओ भाई साहब, मेरी बात तो सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बेगम मृत्युशैया पर पड़ी है। वह पीने के लिए एक कटोरी दाल मांग रही है। ऐसे कहते कहते वह रोने लगा। जोगा सिंह को रफ़ीक की बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी। उसकी सारी कहानी सुनकर वे भी रोने लगे और तुरंत अपने घर की नौकरानी से अरहर की ताज़ी दाल बनाकर रफ़ीक को देने के लिए कह दिया। रफ़ीक ताज़ी दाल लेकर रितु के पास गया। वह भूख से तड़प रही थी। जैसे ही दाल का सुगंध उसे मिला तो उसे अपना बीता बचपन याद आ गया। आंखों में आंसू भरकर एक घूंट में पी ली। उसी क्षण उसे दरवाजे पर जोगा सिंह दिखाई दिए। रफ़ीक से पता चला कि ताज़ी दाल उन्हीं के घर से मिला था। रितु कहने लगी कि अगले जन्म में अगर मैं इंसान बनी तो आपके घर में अवश्य काम करूंगी। ऐसे कहते कहते ही वह मृत्यु प्राप्त कर लेती है। प्रस्तुत कहानी के ज़रिए हमें संदेश मिलता है कि समाज में फैले हुए ऊंच नीच का भेदभाव जब तक नहीं हटेगा तब तक मध्यम और निम्न वर्गीय लोगों का जीवन समस्याओं से ही भरा रहेगा।